नमस्कार दोस्तों, मैं सीतारामन एस रामन फाइनेंशियल फ्यूचर की ओर से आप सबको वेलकम करना चाहूँगा। आज जो है हमने एक नया सब्जेक्ट लिया है LIC का ई प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्यों चाहिए? रहने के लिए घर, और उसके अलावा लोग जो है संपत्ति के हिसाब से प्रॉपर्टी लेते हैं। वो फ्लैट हो सकता है, घर हो सकता है, लैंड हो सकता है, और हिंदुस्तान में तो ज्वेलरी को भी प्रॉपर्टी समझते हैं। ठीक है, ये सब चाहिए क्यों, और उससे क्या बेनिफिट होने वाला है और क्या दिक्कत होने वाला है, वो सब आज जो है विवरण से देखेंगे। देखने के पहले एक छोटा सा जो है अनाउंसमेंट कर लेते हैं। डिस्क्लेमर: दिस live video training program is entirely for the purpose of easy understanding for insurance advisors and field forces. The five titles, contents and pronunciation is for understanding purpose. The figures and projections mentioned are under the current scenario and can change, and it is not guaranteed for any product. Terms and conditions applicable. तो दोस्तों देखते हैं आज ई प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी, ई प्रॉपर्टी को समझने के पहले ये पर्पस क्या है, ज़रूरतें क्या है। जैसा घर का देखते हैं, हर कोई इंसान प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट इसलिए करता है जो कि उसका ज़रूरत है, नेसेसिटी है, अपना बीवी बच्चे माँ बाप के साथ रहने के लिए। ठीक है, ये तो ज़रूरत है, उस किस्म के इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरा एक इन्वेस्टमेंट है, लोग जो है घर वगैरह लेते हैं, फ्लैट वगैरह लेते हैं भाड़े के देने के हिसाब से। उनको मन के अंदर एक तसल्ली होता है, सेटिस्फेक्शन होता है, हम घर पे जो है भाड़े पे दे के वसूलदार बनते हैं, और उनके अंदर मन में एक बहुत अपने आप में एक रेस्पेक्टनेस है ना, वो क्रिएट होता है। उसके लिए भी लोग जो है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके के भाड़े पे देते हैं। तीसरे लोग जो है एक शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ऐसा कुछ भी समझिए, इन्वेस्टमेंट करके उससे जो है प्रॉफिट कमाने के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। फ्यूचर ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए कई लोग ये करते हैं। ठीक है, तो ये दो पर्पस के हिसाब से हो गया है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का। अभी और एक चीज़ देखते हैं, कई लोग जो है भविष्य का ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं। एस्टेट प्लानिंग फॉर फ्यूचर नीड्स, भविष्य का ज़रूरतों को, जैसा कि बच्चों का हायर एजुकेशन हो, बेटी का शादी हो, और छोटा घर लेंगे, पहले कुछ साल उसमें रहेंगे, अपना फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा होने के बाद वो घर बेचेंगे, फिर बड़ा घर लेंगे। ऐसा जो है अपने रिटायरमेंट के पहले, जैसे कि उदाहरण के लिए कोई 1 BHK लेगा पहले भाड़े के घर से, फिर 2 BHK लेगा, फिर 3 BHK लेगा। इसी में उनका सिलसिला चलता है। कई लोग जो है ऐसा भी करते हैं, प्रॉपर्टी इसलिए लेते हैं, चलो एक लेके रखेंगे, कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ा उसको बेच के वो इमरजेंसी एक्सपेंसेस को मीट करेंगे। तो कई लोग रियल एस्टेट में मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके इसलिए रखते हैं जो कि बुढ़ापा हो जाएगा, कहीं मतलब दवा पानी का खर्चा बढ़ेगा, तो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से अपने को कुछ न कुछ अपने को सपोर्ट मिलेगा करके। कई बिजनेसमैन इतना प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, इतना प्रॉपर्टी में, अपना जो खुद करता है बिजनेस, उसमें कभी लॉस हुआ तो उसको पूर्ति करने के लिए और प्रॉपर्टी को लेके रखते हैं। तो ये जो है सही है गलत है, वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी मतलब कुछ न कुछ वजह से ये प्रॉपर्टी ले रहे हैं ना। ये प्रॉपर्टी लेने का हिसाब से हम एक चीज़ को देखना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी के वजह से, क्योंकि सबको पैसा चाहिए, मतलब लिक्विडिटी चाहिए। लेकिन लिक्विडिटी ऐसा आसानी से मिलता है क्या? उसमें कोई मुश्किलात सामना नहीं करना पड़ता है क्या? उसमें चैलेंजेस नहीं आता है क्या? पक्का आता है चैलेंजेस। क्योंकि सबसे पहले जब आपका प्रॉपर्टी को आप डिस्पोजल करना चाहते हैं,
तो आपको सही दाम मिलेगा क्या, और सही टाइम पर वो सही दाम मिलेगा क्या, और उसमें कोई इमोशनल मतलब जैसा घर वाले कहीं मना तो नहीं करेंगे। घर वाले बोल सकते हैं ये प्रॉपर्टी को अभी मत बेचो, ये तो आपका पहला प्रॉपर्टी था, ऐसा इमोशनल का भी होता है। और फैमिली मेम्बर्स से अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसे जैसे आपका उम्र हो जाता है ना, आप इंडिपेंडेंटली खुद को प्रॉपर्टी के ऊपर आप निर्णय लेके बेच नहीं पाएगा जब तक पूरा परिवार का सहमत ना हो। और कुछ और भी बात है, आपका जब चाहे लिक्विडिटी पैसा चाहिए और आपका पैसे का आवश्यकता है, उस समय बायर मिलेगा क्या, और सही बायर मिलेगा क्या, सही खरीदने वाला मिलेगा क्या। और ये जब प्रॉपर्टी सब जो है डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर रहता है। और ऑलरेडी नया फ्लैट नया सब कुछ जो है बन के तैयार है, लेकिन मार्केट इतना ठंडा है, कोई नहीं ले रहा है, तो ओल्ड प्रॉपर्टी कहाँ से बिकेगा। जब नया प्रॉपर्टी लेने का किसी को तकलीफ आ रहा है प्राइस के वजह से, तब जाके वो ओल्ड प्रॉपर्टी पे आता है। और आपका प्रॉपर्टी सही लोकेशन में क्या, ये भी लोकेशन का भी बाधा पड़ता है। और लिटिगेशन इश्यूज, कई प्रॉपर्टी में आपको कोई भी मतलब कानूनी मतलब नहीं रहेगा तब वो बिकेगा। आप जब लेते वक्त तो ले लिया, बेचते वक्त ये सब इश्यूज अराइज होता है। और कई लोग जब प्रॉपर्टी एक से अधिक जब लेते हैं, वो सोचते हैं मेरे बुढ़ापे में ये काम आएगा करके। जब बुढ़ापे में काम आएगा करके जब लिया, हो सकता है वो बिक भी गया और वो पैसा आके खर्च भी हुआ, और गलती से आप ज़्यादा साल ज़िंदगी जी रहे हो, तो तब आपके लिए पैसे के का बंदोबस्त है। ये सब जो है क्वेश्चंस जो है लिक्विडिटी चैलेंजेस में आता है। इसलिए जो एस्टेट प्लानिंग है ना, इसका कुछ स्टेप्स होता है। सबसे पहले तो एस्टेट प्लानिंग क्या है ये समझना पड़ेगा। एस्टेट प्लानिंग इसलिए है, एक एसेट के तौर पर हम फ्लैट हो, घर हो, ज़मीन हो, या मतलब इंडिपेंडेंट हाउस हो, या गोल्ड हो, कोई भी खरीदते हैं उसको एसेट माना जाता है हिंदुस्तान में। और उसको उस एसेट को इन्वेस्टमेंट भी माना जाता है। और उस इन्वेस्टमेंट को मान लेते हैं, वो आपका रिटायरमेंट का पीरियड पे वो काम आता है क्या, या आपका लाइफ ख़त्म हो गया, डेथ हो गया, तो वो आपका प्रॉपर्टी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होके लीगेसी का हाथ में गया जाएगा क्या। ये सब चीज़ के ऊपर आपको प्रॉपर्टी एक से अधिक जब बनाते हैं तो ख्याल रखना पड़ेगा। और ये एस्टेट प्लानिंग में दूसरा स्टेप क्या है, आपको एस्टेट प्लानिंग ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है आप मतलब एक्चुअली ज़मीन या कुछ लेकर ही गोल्ड वगैरह लेकर ही है। आपको ई प्रॉपर्टी मतलब लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा भी आप अपना एस्टेट को क्रिएट कर सकते हैं कम पैसे में। उसके ऊपर भी लोग को अपने आप को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली रियल एस्टेट लेने के लिए आपको बहुत लमसम पैसा चाहिए। अगर आपको लमसम पैसा नहीं है तो लोन लेके ईएमआई से आपको एस्टेट क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन ई प्रॉपर्टी में क्या है, ई प्रॉपर्टी में यहाँ बीमा को बता रहा हूँ। जो बीमा के द्वारा जब आप ई प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं, आपको कम पैसे में प्रॉपर्टी क्रिएट करके उसको सालाना विदाउट इंटरेस्ट ईएमआई भर के एक बड़ा ई प्रॉपर्टी को भी आप बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। और वो आपको लाइफ टाइम काम देने वाला और लीगेसी भी बनाने वाला भी ई प्रॉपर्टी को बना सकते हैं। ये एक एस्टेट प्लानिंग में एक दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप भी क्या है देखते हैं। जो है एस्टेट प्लानिंग में जो रियल एस्टेट बनाते हैं उसका रियलिटी क्या है। वो गोल्ड भी हो सकता है, लैंड भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, ज़मीन भी हो सकता है। लेकिन आप जब आपका रिटायरमेंट आता है तब आपको डिस्पोजल करते हैं, तो आपका फैमिली मेम्बर्स उसमें सहमत होते हैं क्या। अगर सहमत भी होते हैं तो वो पैसे पूरे का पूरा आपका भविष्य के लिए काम आएगा क्या, या वो डिस्ट्रीब्यूट होके
वो प्रॉपर्टी से आया हुआ धन दौलत नील होता है क्या, ये सब हम देखेंगे तो एस्टेट प्लानिंग का रियलिटी ये सामने आता है। ये एक कभी भी लाभदायक नहीं रहता है। क्यों लाभदायक नहीं रहता है? आप अपने घर को छोड़ के एक्स्ट्रा जब रियल एस्टेट को क्रिएट करते हैं, आपका जो टोटल IRR जो आता है और आपके जो है मुसीबतों का सामना करता है और आपका खर्चा होता है मेंटेनेंस का और बाकी टैक्स वगैरह का, मुश्किल से 2.5 से 3%, जबकि 2.5 से 3% जो आने वाला प्रॉपर्टी है, तो आप प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं किया बल्कि आप लायबिलिटी को लेके समाज सेवा कर रहे हैं। मतलब लायबिलिटी को अपने सिर पे बोझ को बढ़ा के आप समाज के लिए सेवा कर रहे करके अर्थ कर सकते हैं। और चौथा स्टेप क्या है? जब हम कंपैरिजन करते हैं रियल एस्टेट से और एक्चुअली ई प्रॉपर्टी से, बहुत कुछ आपको समझ में सामने आएगा, जो कि वो असेट्स जो है वाकई में आपका असेट्स बनता है या लायबिलिटी बनता है। क्योंकि असेट को क्रिएट करने के लिए लायबिलिटी को आप क्रिएट करके उस लायबिलिटी के अगेंस्ट में आप असेट को क्रिएट करते हैं तो आप हमेशा नुकसान में रहते हैं। तो पांचवा स्टेप देखते हैं लाइफ का एक्सपेंसेस। हर एक इंसान का एवरेज उम्र जो है 80 से 81 होता है। ठीक है, 80 से 81 तक होता है। वहाँ तक का जो एक्सपेंसेस को आपको देखभाल करने के लिए आपको वाकई में रियल एस्टेट काम करता है क्या, और आपका होल लाइफ वो उससे आने वाला धन दौलत या डिस्पोजल करने में आने वाला ये है आपको, मतलब होल लाइफ कभी आप 100 साल तक जीना पड़ा तो क्या होगा। तो इसलिए हमेशा जो है एक रियल एस्टेट रियली आपको अपने एक छत होना चाहिए, उसके अधिक जो है ई प्रॉपर्टी आपको हमेशा सपोर्ट करने से आपको एक होल लाइफ सपोर्टिव सिस्टम रहेगा, फुल प्रूफ, टैक्स फ्री, गारंटीड, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है, अभी ये तो हो गया। तो जैसे कि हमने ये सब बताने के बाद हम ये भी दोबारा आपको लिक्विडिटी चैलेंज को भी आपको याद दिलाना चाहेंगे। जैसे कि हमने पहले बताया, राइट टाइम राइट प्राइस, इमोशनल ये नहीं होना चाहिए, लिटिगेशन नहीं होना चाहिए, डिमांड और सप्लाई के मुताबिक आपको आपका ओल्ड प्रॉपर्टी बिकेगा क्या, आफ्टर 60 भी आपको जो रियल प्रॉपर्टी से आया हुआ पैसा काम आएगा क्या, होल लाइफ पैसा देगा क्या, ये सब दोबारा आपको रीअसेस करना पड़ेगा। तो अभी आते हैं ई प्रॉपर्टी। व्हाट इज़ द ई प्रॉपर्टी? ई प्रॉपर्टी ऐसा एक चीज़ है, आपको मैनुअली कोई भी मतलब मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं, ये सब डिजिटल फॉर्म में होता है और उस डिजिटल फॉर्म में डिजिटली आपको फुल प्रूफ रहेगा। इसलिए उदाहरण के लिए हम जीवन आनंद का 715 प्लान का 21 ईयर्स का 85 लाख सम एश्योर्ड का एक उदाहरण देखेंगे। तो इस उदाहरण में हम ये बोलना चाहते हैं, ई प्रॉपर्टी खास करके LIC का जो ई प्रॉपर्टी है जो है आपको गवर्नमेंट इनिशिएटेड होता है और ट्रांसपेरेंसी रहता है, सिक्योर्ड रहता है, एफिशिएंटली उसका ग्रोथ होता है। क्योंकि जब बोनस फाइनल एडिशन बोनस ऐड होता है बेसिक सम एश्योर्ड से, और खास करके जीवन आनंद में क्या है, आपका 85 लाख के अगेंस्ट में 1.25 टाइम्स आपको फर्स्ट डेट में अज्यूम हो जाता है, अजम्पशन हो जाता है, अशूर्ड हो जाता है, अजम्पशन नहीं अशूर्ड हो जाता है, क्योंकि 1,06,00,000 के ऊपर वो अशूर्ड हो जाता है। तो ई प्रॉपर्टी में इतना बेनिफिट्स रहता है। तो इस ई प्रॉपर्टी के साथ हम एक रियल प्रॉपर्टी को कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन देखिए, रियल प्रॉपर्टी हम 50 लाख का ले रहे हैं वैल्यू का, और उसका EMI विथ इंटरेस्ट 20 साल भरते हैं, टर्म लेते हैं 20 साल का, आपका 43,000, तो लगभग जो है साल का 5 लाख हो गया। तो साल का 5 लाख हो गया तो आपका 50 लाख का प्रॉपर्टी 20 साल का आपने टर्म लिया है हाउसिंग लोन का, आप लगभग 1 करोड़ मतलब आपका प्रॉपर्टी का डबल वैल्यू आप दे रहे हैं, और 20 साल का एक लायबिलिटी, पीस ऑफ माइंड नहीं है, और वैल्यू अप्रिसिएशन होगा क्या उसका भी गारंटी नहीं है।
और वैल्यू अप्रिसिएशन होने के बाद हो रहा है, समझ लीजिए आपका लक अच्छा है, 1.5 करोड़ से 2 करोड़ आता है, तो उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ेंगे। तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ेंगे तो आपका जो है प्रॉपर जो रिटर्न हाथ में आता है वो उस समय का इन्फ्लेशन के अनुसार उस पैसे के इतना बड़ा वैल्यू नहीं रहने वाला है। ठीक है, अभी देखिए यही हम ई प्रॉपर्टी में सबसे पहले तो आपको लमसम 50 लाख देना पड़ेगा या तो लोन लेके देना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा कुछ बात नहीं है। आपने पहला महीने में 42,000 रुपया दिया, हमने 30 से 35 साल उम्र के व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं, तो 85 लाख का आपने जीवन आनंद लिया और उसी दिन आपका वैल्यू ऑफ ई प्रॉपर्टी जो है डिजिटल प्रॉपर्टी का वैल्यू हो गया 1,06,25,000 रुपया। और यहाँ हमने 21 साल का लिया, 20 साल के जगह पर थोड़ा पैसा अच्छा मिले करके। यहाँ पर जैसा कि आप जैसे जैसा सालाना प्रीमियम भरते जा रहे हैं, सालाना आपका बोनस भी अकुमुलेट होते जा रहा है। लगभग अप्रॉक्सीमेटली वो 21 साल खत्म होने पर 1,75,000 61,000 हो जाता है, जो कि गारंटी हो जाता है और साथ में पूरा टैक्स फ्री, 100% टैक्स फ्री। तो अभी जिसको घर तो चाहिए, ठीक है, एक घर अपने लिए कम्पैक्ट ले लीजिए। उसके बाद प्रॉपर्टी में, रियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना इतना सजेस्टेबल नहीं है। उसके जगह पर ई प्रॉपर्टी में आपको लायबिलिटी नहीं रहता है, पीस ऑफ माइंड रहेगा, किसी से मतलब सलाह लेने की ज़रूरत नहीं, कब बेचना, क्यों बेचना, किस लिए बेचना, ये सब होने के बाद भी एडेड एडवांटेज क्या है, रियल प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो पैसा आया, पैसा कदम, मट्टी का पैसा मट्टी में गया, मट्टी का पैसा मट्टी में गया, क्योंकि आपको टैक्स से बचाना है तो दोबारा मट्टी में डालना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, आप डिसीजन ले सकते हैं उस लमसम पैसे में सेटलमेंट ऑप्शन में 15 साल लेना है या वो पूरा पैसे को इन्वेस्ट करके जो है मंथली पेंशन लेना है, क्वार्टरली पेंशन लेना है, ईयरली पेंशन लेना है, कैसा लेना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो रियल प्रॉपर्टी, मट्टी का पैसा मट्टी में गया, आपके पास कुछ नहीं, आपने अपना लाइफ ज़िंदगी में लायबिलिटी के साथ ही जिया। यहाँ पर कोई लायबिलिटी नहीं। 60 साल के बाद आप जो है 70 साल जियो, 80 साल जियो, 90 साल जियो, 100 साल जियो मज़े से, किसी से मतलब सलाह लेने की ज़रूरत नहीं। और लीगेसी के लिए ज़िंदगी के साथ, ज़िंदगी के बाद आपने 85 लाख जो है अपना नेक्स्ट ऑफ किन परिवार के लिए, आपका जो है वारिसदार के लिए एक पैसा भी बना के रखते हैं 85 लाख, जो कि जीवन आनंद का मैं यहाँ पर ये भी मैं बोल रहा हूँ। आप जो है ये ई प्रॉपर्टी, डिजिटल प्रॉपर्टी, मैं तो उदाहरण के लिए जीवन आनंद समझाया है। आप चाहे तो बच्चों का शादी के लिए कन्यादान कंसेप्ट में ई प्रॉपर्टी को क्रिएट कर सकता है। आप जिए तो भी पैसा है, ना जिए तो भी एडिशनल बेनिफिट्स के साथ पैसा है और परिवार कभी तकलीफ़ में नहीं आएगा। बच्चों का हायर एजुकेशन के लिए भी आप जीवन लक्ष्य से, अगर खुद का रिटायरमेंट के लिए चाहिए होल लाइफ और हाथ में भी पैसा और पेंशन भी है, सब चीज़ करने के लिए आप जीवन उमंग, जीवन उत्सव को भी अडॉप्ट कर सकता है। मतलब LIC का कोई भी प्रोडक्ट को उस परिवार के अनुसार आप प्रोडक्ट को डिसाइड करके ई प्रॉपर्टी में, डिजिटल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करके, इंस्टेड ऑफ रियल प्रॉपर्टी बोलते ना, एक रील है, कल्पना है, मतलब दिखता है लेकिन उसके जो रुचिदार मतलब है ना, बेनिफिशियल रिटर्न्स नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 3% से, बहुत अच्छा लोकेशन रहेगा तो मैक्सिमम 3.5% रहेगा। तो LIC का ई प्रॉपर्टी जो है कम से कम 6 to 7% से आपको कम रिटर्न नहीं देगा और टैक्स फ्री रिटर्न देगा। और जीवन उत्सव, जीवन उमंग जैसे तो 8% 10% देता है। और जीवन आनंद जो है ज़िंदगी के साथ भी बेनिफिट देता है, ज़िंदगी के बाद भी बेनिफिट देता है। और जीवन लक्ष्य जो है ई प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करें तो जो फ्यूचर नीड्स और सपना और कल मतलब ड्रीम्स है वो फुलफिल होता है। सपना जो है साकार होने के लिए जीवन लक्ष्य वन ऑफ द बेस्ट प्लान है, उसको ई प्रॉपर्टी के कंसेप्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ जो है
बताते हुए मैं आपको एक 6 एडिशनल बेनिफिट्स भी सामने रखना चाहूँगा। जो ई प्रॉपर्टी का जो है आपका एडिशनल बेनिफिट्स क्या है, आप देखेंगे तो आपको 5 लाख सालाना 5 लाख में आप 1,06,25,000 का मालिक बन जाते हैं पहले दिन में। वहाँ 50 लाख का भी आप प्रॉपर्टी लेने के बाद वो 50 लाख का प्रॉपर्टी का आप ओनर नहीं है, आप मालिक नहीं है, बल्कि उल्टा जो है जिससे लोन लिया, जब तक लोन नहीं भरता है वो बैंक या इंस्टीट्यूशन वो ओनर है, आप ओनर नहीं है। यहाँ पर आपको 5 लाख रुपया आप सालाना दो, 2.5 लाख रुपया 6 महीने में दो, 1.25 लाख रुपया 3 महीने में दो, या 50,000 रुपया 42,000 रुपये महीने में दो। पहला दिन आप जो है ई प्रॉपर्टी के ओनर बन जाते हैं। दूसरा जो है आपको प्री सैंक्शन लोन लिए मतलब ई प्रॉपर्टी में अवेलेबल है। लेकिन वहाँ पर तो जो है रियल प्रॉपर्टी में क्या है, रियल एस्टेट में खुद ही आप लोन में लिया तो आपको वहाँ लोन का फैसिलिटी मिलने का है ही नहीं है कोई भी। और आपको ये रियल प्रॉपर्टी आपने लिया, आपको 20 साल का हाउसिंग लोन लिया तो 20 साल कंटिन्यू आपको विथ इंटरेस्ट के साथ भरना ही पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, आपने ये प्रॉपर्टी क्रिएट किया किसी रीज़न से, आप 2 साल के बाद 3 साल के बाद 5 साल के बाद 10 साल के बाद आपको भरने का इच्छा नहीं है या भर नहीं पाया किसी रीज़न से, आपको पेड अप वैल्यू में ये वो ही प्रॉपर्टी बना रहेगा बना रहेगा बना रहेगा। चौथा प्लान क्या है, चौथा पॉइंट, आपको अपने इंश्योरेंस कवरेज जो कि लाखों में करोड़ों में बन जाता है। वहाँ कोई इंश्योरेंस नहीं है, वहाँ सिर्फ प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस होता है। अगर आपको कुछ हुआ तो सिर्फ प्रॉपर्टी का लोन पे होगा, आपका परिवार का कुछ सुविधा नहीं मिलने वाला उससे। पांचवा पॉइंट क्या है, आपको कोई एक्सीडेंटल हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट डेथ होता है कोई भी साल में, वहाँ भी आपको रियल एस्टेट में कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। लेकिन डिजिटल प्रॉपर्टी ई प्रॉपर्टी में आपको बेनिफिट, वो भी डबल बेनिफिट मिलने वाला है। और रियल प्रॉपर्टी में आपको डिसेबल्ड हो गया तो कोई बैंक वाला लोन दिया है वो कभी ये नहीं बोलेगा अब तो अपंग हो गया है, अभी आप जो है कोई किस्त भरने का ज़रूरत नहीं, आपको किस्त भरना ही पड़ेगा। आपका कमाई हो ना कमाई हो, आपका एक्सीडेंटल हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, अपंग हो गया, आपका कोई माफ़ी नहीं होगा। यहाँ तो 120 महीने का आपका हफ्ता भी मतलब माफ़ होता है, और हफ्ता भरने का भी ज़रूरत नहीं है, उल्टा स्टाइफंड भी मिलेगा। 85 लाख डिवाइडेड बाई 120 मंथ्स का आपको स्टाइफंड भी मिलेगा। आपका अपना जीने का एक रेस्पेक्टफुल रिटर्न मिलते रहेगा। इतना एडिशनल बेनिफिट के साथ जो रहने वाला ये प्रॉपर्टी अच्छा है या रियल प्रॉपर्टी अच्छा है, डिसीजन आपने लेना है। तो ये सब कुछ बताने के बाद मैं चाहूँगा आपको 1 2 3 4 5 6 करके आपको एक एक करके अपना ग्राहक को समझाना पड़ेगा। क्या क्या समझाना पड़ेगा, डिफरेंस ऑफ ई प्रॉपर्टी और रियल प्रॉपर्टी, और 5 स्टेप क्या है, और 5 स्टेप के साथ साथ लिक्विडिटी का स्ट्रैटेजीज क्या है, डिफ़िकल्टीज क्या है, वो भी समझाना पड़ेगा। और लिक्विडिटी का चैलेंज के बाद जो है कंपैरिजन बताना पड़ेगा। किसका कंपैरिजन, आपको ई प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ई प्रॉपर्टी का बेनिफिट के साथ कंपैरिजन बताना पड़ेगा, ये एडिशनल बेनिफिट समझाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, आपको ह्यूज प्रीमियम आएगा, बड़े पॉलिसियाँ होगा, जो परिवार के मुताबिक, परिवार के ज़रूरत के मुताबिक आप ये मतलब प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। आपको ऑब्जेक्शंस कम आएगा, और साथ में इस साल बड़े बड़े प्रीमियम के साथ आप आसानी से एमडीआरटी बन सकते हैं। ये इतना सब कुछ बेनिफिट के साथ होने वाला काम को समझने के लिए मैं चाहूँगा फाइनेंशियल फीचर्स यूट्यूब चैनल में आप देखिए, अपना दोस्तों को भी बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब का बटन को प्रेस कीजिए, और खुद सीखिए, लर्न कीजिए, यर्न कीजिए।
एक ई प्रॉपर्टी का एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। इसको किसी भी प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करके अपने व्यवसाय को बढ़ाइए और लोगों को खुशहाली ज़िंदगी जीने का एक रास्ता बना कर दीजिए। सॉल्यूशन मेड फाइनेंशियल प्लानिंग बना के दीजिए। ये सब कुछ बताते हुए अगले हफ्ता एक नया सब्जेक्ट के साथ मिलने तक आपका प्रिय दोस्त एस एस रामन। जय हिंद।